हेलो बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम गौतिक शैली के विषय में जानेंगे। गौतिक शैली का वीडियो लंबा है क्योंकि इसमें जनरली सभी टॉपिक को कवर किया गया है और ये मध्यकाल की सबसे विकसित शैली है। इसने बाइजेंटाइन एवं रोमनस के स्वरूप को बदला है एवं उसको विकसित किया है। मैंने लगभग इसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया, इसकी विशेषताएं, इसकी मूर्तिकला, चित्रकला, आर्टिस्ट। तो मैं हर एक टॉपिक के आगे टाइम मेंशन कर दूंगी जिससे आप वीडियो को फॉरवर्ड करके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपने जिस टॉपिक को कवर नहीं किया है या फिर अपने आप को चेक करने के लिए आप आगे वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं या फिर पूरा ही देखिए। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप वीडियो को पूरा ही देखिए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई पॉइंट या फिर आपको कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज दूसरों को भी शेयर हो। तो आइए जानते हैं गौतिक शैली के विकास के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से 13वीं सदी के उत्तरी फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इंग्लैंड में जो शैली का विकास हुआ उसे ही गौतिक शैली कहा गया। प्रधानतः यह भवन निर्माण की कला थी, किंतु इसने अन्य कलाओं को भी विकास का अवसर प्रदान किया। अब तक इटली के महत्वपूर्ण गिरजाघरों की दीवारों को महान कलाकारों के भित्ति चित्रों ने अलंकृत किया था। महान जो आर्टिस्ट थे सिर्फ उन्होंने ही यहाँ पे चित्रकारी की थी, वो भी फ्रेस्को पद्धति से यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। एवं उत्तरी यूरोप में आकाश में बहुत अंधेरा रहता था, अतः भवनों में प्रकाश के अधिकतम स्रोत युक्त किए गए। यानी कि जो रंगीन कांच की खिड़कियों का कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी खिड़कियों का कॉन्सेप्ट इसीलिए लिया गया क्योंकि वहां के अंधेरा काफी रहता था या वहां के वातावरण में काफी अंधेरा रहता था, ऐसा कुछ ये लोग मानते थे वहां, या फिर होता ही होगा। तो ये रोमनस्क से काफी भिन्न थी क्योंकि रोमनस्क शैली के जो गिरजाघर है या फिर पूजा गृह है वो आकार में काफी हैवी प्रतीत होते थे, काफी बड़े एवं एक किले जैसे लगते थे। पूजा गृह लगने के बजाय एक किले जैसे प्रतीत होते थे। तो गौतिक शैली के भवनों में एक हल्कापन आया। हल्की और ऊंची दीवारें स्तंभों के समान बनाई गई जिसमें भवनों की छतें अधिक ऊंची बना सके और उनमें बड़े आकार की खिड़कियों के लिए स्थान छोड़ा गया। भवनों में आने वाला प्रकाश था वो एक दिव्य प्रकाश लगने लगा, यानी कि उससे एक चमत्कारी जो वातावरण है वो विकसित हुआ। इस शैली के भवनों में एक हल्कापन आया और जो उनकी दीवारें थी वो ऊंची और ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए गए और जो खिड़कियों के लिए काफी बड़ा स्थान छोड़ा गया और जिससे भवनों की छतें अधिक ऊंची बन सके और उनमें बड़े आकार की खिड़कियों के लिए स्थान छोड़ा गया। भवनों से आने वाले प्रकाश ने एक चमत्कारी हलचल उत्पन्न कर दी। तो अभी तक क्या था, सिर्फ गिरजाघरों में जो थे महान आर्टिस्ट ही भित्ति चित्र बनाते थे, तो फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाते थे, तो वो एक भित्तियों का ही अंग बनकर रह गया। और उत्तरी यूरोप में आकाश में बहुत अंधेरा था जिससे कि गौथिक में एक बड़ी खिड़कियों का एवं रंगीन कांच की खिड़कियों का या ऊंचे ऊंचे गिरजाघरों का या फिर भवनों का निर्माण करने का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि अभी तक हमने देखा जो रोमनस्क भवन थे वो आकार में भारी एवं पूजा गृह के बजाय वो एक सुंदर किले जैसे लगते थे, और उसी के अपोजिट गौथिक शैली में जो भवन थे वो उनमें हल्कापन एवं हल्की एवं ऊंची दीवारें स्तंभों के समान बनाई गई जिसने भवनों की छतें अधिक ऊंची बन सके और उनमें बड़े आकार की खिड़कियों के लिए स्थान छोड़ा गया। भवनों से आने वाले प्रकाश ने एक चमत्कारी हलचल उत्पन्न कर दी। इसके परिणाम चर्च हेतु अप्रत्याशित रूप से लाभदायक हुए। फ्रांस में सम्राट नर्वे लुई यानी संत लुई के शासक में भवन निर्माण का प्रत्येक नगर में एक नया अभियान छिड़ गया। समाज का प्रत्येक वर्ग अब इसमें कार्य करने लग गया है। सुंदर से सुंदर चर्च का निर्माण करने की एक होड़ लग गई एवं चार्ट्रेस, एमिन्स, नेत्रेडैम, रेम्स, बोर्जेस, बायू आदि में क्या हुआ, एक साथ नई शैली के भव्य पूजाघर बन गए। इंग्लैंड में हेनरी तृतीय के शासनकाल में कैंटरबरी,
विंचेस्टर, लिंकन, सेंट अल्बॉन्स, वेल्स आदि में पूजा गृह का निर्माण हुआ। गॉथिक शैली के भवनों के साथ साथ इस नए आंदोलन ने मुख्यतः 3 कला रूपों को विशेष प्रोत्साहित किया। उनमें से था मूर्तिकला, रंजित कांच एवं पांडुलिपि अलंकरण एवं धातु शिल्प, आभूषण रचना, एम्ब्रॉयडरी, टेपेस्ट्री तथा हाथी दांत की कलाओं का भी इस समय पर विकास हुआ। एवं जो रंजित कांच की खिड़कियां, रंजित कांच का जो कार्य था वो मणिकुट्टम कार्य से मिलता जुलता था। मणिकुट्टम कार्य में कीमती पत्थरों या फिर टाइल्स या फिर इम्पोर्टेंट पत्थरों से ही चित्रकारी की जाती थी। जो रंजित कांच की खिड़कियां, यह कार्य इस युग की जो थी सर्वोत्तम तथा मूल्यवान निधि थी। इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंजित कांच बनाने की विधि लगभग 1000 सालों से चली आ रही थी। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे जो खिड़कियों में भी लगा दिए जाते थे। गॉथिक कलाकारों ने इस विधि का भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों से बने रंजित चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा ग्रह थे उनको एक चमत्कारपूर्ण वातावरण का अवसर प्रदान किया। फ्रांस में पेरिस के सेंट चैपल, चार्टिस कैथेड्रल आदि तथा इंग्लैंड के कैंटरबरी एवं यार्क के चर्च की दीवारों में अदृश्य हो गई क्योंकि ये सिंपल तरीके से बनी थी और इस समय पे गॉथिक का ज़्यादा प्रचलन चला था। तो ये कह रहे हैं कि इस समय पे जो ये कला थी वो थोड़ी सी विलुप्त हो गई। और रंजित कांच की खिड़कियों में अंकित धार्मिक आकृतियों का ही संपूर्ण वातावरण पर प्रभुत्व छा गया। में इसकी क्या हुई, चरम उन्नति हुई और गॉथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। 1135 में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबोट सूजर ने पेरिस के बाहर निर्मित सेंट डेनी के चर्च में कोरोलिजियन शैली के अलंकरणों आदि को परिवर्तित कराना आरंभ किया और उनको अद्यतन बनाने का प्रयत्न किया, यानी कि उनमें इनोवेशन किया। लगभग 13वीं सदी के मध्य तक यह कार्य पूरा हुआ। इस नई शैली के अनुसार उत्कीर्ण आकृतियों में अलंकृत द्वार, कपाट जो प्राय कांच के बनाए जाते थे, भवनों में धातु लगाए जाते थे। इसके ऊपर तथा भवनों में मणिकुट्टम का कार्य भी किया गया था। तो मणिकुट्टम का कार्य यहाँ पे भी प्रचलन हुआ। एवं धातु विशेष रूप से कांसे के बने द्वार, कपाट की प्रथा जो है इटली और रोम में बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इसलिए इसको यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट नहीं माना गया। यहाँ पे सूजर का लक्ष्य था फ्रांस में इटालियन चर्च का निर्माण कराना। इस चर्च को बनाने वाले कारीगर वो रोमन कला शैली में दीक्षित थे। वो स्विट्जरलैंड आदि निचले देशों के निवासी थे और ये सभी रोमनस्क कला शैली में रुचि लेने वाले थे, जो कि रोमनस्क का आगे जाके ही क्या बना, गॉथिक शैली कहा गया। और आगे ऐसे ही छुटपुट कार्य चल। और 14वीं सदी के लगभग लघु चित्रकला में दृश्यांकन, परिप्रेक्ष्य तथा यथार्थवाद के प्रति विशेष रुचि जागृत हुई और मानव के प्रति झुकाव बढ़ता गया और कलाकार शहरों की सीमा से निकलकर खुले ग्रामीण जनजीवन की ओर आकर्षित हुए। शांति और युद्ध के समय की दिनचर्या का अंकन होने लगा और समाज के प्रत्येक वर्ग का चित्रण हुआ। इसी से आगे चलकर बाद में ये पुनरुत्थान शैली बनी। तो ऐसा नहीं था कि गॉथिक सिर्फ अपने वास्तुकला के लिए, भवन निर्माण के लिए ही जानी जाती। यहाँ पे अनेक बहुत ऐसे काम हुए हैं इनके गॉथिक में जो है काफ़ी प्रकार के चित्रकला में वेरिएशन भी हमें देखने को मिलते हैं। और फिर समस्त यूरोप में विशेषतः 13वीं से 14वीं सदी में इटली में पुस्तक सज्जा का भी विशेष प्रचार हुआ। अब बात करते हैं गॉथिक कला की विशेषता में। आकृतियों की लंबाई। पहला विशेषता आकृतियों की लंबाई। गॉथिक शैली के भवनों की जो छतें थी वो बहुत ऊंची थी, अतः उनमें लगे खंभे और खिड़कियां तथा दरवाजे भी बहुत लंबे होते थे। उनके प्रभाव से गॉथिक मूर्तियां भी लंबे आकारों की बनाई जाती थी। इनके आकार गॉथिक कला की आकृतियों के सामान्य रूप से लंबाई और कुछ बढ़ गई थी। और सेकंड विशेषता की बात करें तो वह मानवीय भावना।
गौतिक कलाकारों ने स्वर्ग आदि की आकृतियों को भी मानवीय भावना से देखा। सभी संत, देवदूत, ईसा तथा मरियम आदि मानवीय अनुभूतियों के अनुसार अंकित किए गए। मरियम को सौंदर्य तथा नव यौवन से परिपूर्ण दिखाया गया। बालक ईसा को गोद में लिए उनकी आकृति पूर्णतः मातृत्व को प्रदर्शित करती थी। ईसा के कष्टों को भी मानवीय जीवन के कष्टों के रूप में देखा गया। थर्ड है इसमें रंगों का आकर्षण। बाइजेंटाइन युग के मणिकुट्टम चित्रों की उपेक्षा गौतिक युग की रंजित कांच की खिड़कियों में चमकदार रंगों का प्रयोग किया। यह विधि आध्यात्मिक तथा स्वर्गिक अलौकिक अनुभव कराती थी। फोर्थ है इसका यथार्थवादिता। मानवीय भावना के अतिरिक्त इन कलाकार ने आकृतियों में यथार्थ दिखाने की कोशिश करी और उनमें स्वाभाविकता लाने की कोशिश करी। पांचवा है इसका विषयों में विविधता। जैसा कि पहले ही बताया कि यहाँ पे वेरिएशन से काम हुए हैं, तो गौतिक काल में धार्मिक तथा धर्म से भिन्न विषयों का अंकन भी हुआ था और धार्मिक कृतियों में कुमारी ईसा तथा शिशु ईसा की सूली और संत पियटा, स्वर्ग के शासक ईसा के जीवन की विविध घटनाएं, संत का बलिदान, प्रमुख संतों के जीवन, देवदूतों का आदि चित्रों का अंकन भी इस टाइम पे हुआ है। मृत्यु का नृत्य तथा अंतिम न्याय आदि यहाँ पे अनेक खूबसूरत चित्र भी बने हैं। छठे की बात करें तो छठा इसमें क्षेत्रीय प्रभाव। तो क्षेत्रीय प्रभाव में फ्रांस की कला में सौंदर्य, शालीनता एवं प्रकृति प्रेम अधिक देखने को मिलता है। वहीं फ्लांडर्स और हॉलैंड तथा बेल्जियम आदि की कला में शान और शौकत तथा प्रदर्शन भावना है। वहीं स्पेन तथा पुर्तगाल की कला में वर्णनात्मक अधिक है और जर्मनी तथा मध्य यूरोप की कला में आकृतियों की विशालता तथा व्यंजनात्मकता है। इटली की बात करें, इटली और फ्लोरेंस सियाना की कला में परिष्कृति, अभिव्यंजना तथा संवेदनशीलता है। वेनिस की कला में लयात्मकता का प्रभाव धार्मिकता की बजाय अधिक दिखता है और अन्य देशों ने फ्रांस तथा इटली की से ही प्रेरणा ली है। तो ये तो थी इसकी विशेषता। अब विशेषता से आगे है नेक्स्ट टॉपिक है आपका वास्तुशिल्प। वास्तुशिल्प की अगर बात करें तो गौतिक शैली में वास्तुशिल्प का उत्तरी फ्रांस के कैथेड्रल एक इनका एक पूजा गृह होता है, जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे इनके ये पूजा घर होते हैं, यहीं से आरंभ हुआ। इनमें कुछ धार्मिक मठ मोनेस्टिक चर्चेस थे, इन्होंने भी सहयोग दिया। आरंभ में नई पद्धति के बेसिलिका उपासना गृह बने। इनमें परस्पर संबंधित कमानीदार पटाव यानी कि रिब्स का प्रयोग किया गया। दीवारों के बजाय ऊंचे ऊंचे भित्ति पक्ष बने, जिनकी छतों के भार तथा बाहर की ओर धक्के को रोकने में सहारा देने के लिए रक्षा पक्ष लगाए गए। इस प्रकार चर्च के भवन दीवारों से घिरे होने के बजाय ऊंचे ऊंचे स्तंभों से निर्मित होते थे जैसा और बहुत खुले प्रतीत होते थे और ऊपरी मंजिल में रक्षा पक्षों के बीच से मार्ग भी बना दिए गए, अतः इन्हें फ्लाइंग बैटर्स कहा जाने लगा। तो वास्तुकला से कुछ छोटी छोटी शब्दावली है जैसे फ्लाइंग बैटर्स, रिब्स, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये शब्द भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सहारा देने वाले सभी निर्माण लंबे करके नुकीले मेहराबों तक पहुंचा दिए जाते थे। सभी खुले स्थानों पर लंबी लंबी खिड़कियां लगाकर उनमें रंजित कांच जड़ दिए जाते थे। इसके भड़कीले लाल, बैगनी तथा हरे आदि रंग बाहर से आने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देते और एक अलौकिक और अवास्तविक वातावरण उत्पन्न कर देते थे, मानो जैसे यहाँ पे कोई चमत्कार हो गया हो। एवं गौतिक भवनों की कमानीदार छतों के निर्माण में परस्पर काटते हुए दो चापों का प्रयोग हुआ, जिनको रिब्स कहते हैं। चर्च भवन के निर्माण में अंदर प्रार्थना स्थल के चारों ओर परिपथ तथा चारों ओर विकीर्ण व्यवस्था पर छोटे कक्ष बनाए गए। अंतिम छोरों पर बने अर्धवृत्त कक्षों की दीवारें कहीं कहीं सपाट अलंकृत है। 12वीं से 13वीं सदी के मुख्य चर्च द साइने, द एसने, द ओइसे, द एबी, चर्च ऑफ सेंट सैनी, कैथेड्रल ऑफ सैन लिन, नोयोनो, रिम्स का सेंट रेमी,
नोत्रे दाम के कई स्थानों के चर्च, नॉर्मंडी का लीसियो, फ्रांस का चार्ट्रेस तथा एमिन्स कैथेड्रल, ये सारे चर्च इस समय के बने हुए हैं। 14वीं सदी में वास्तु हल्का हो गया, यानी कि वास्तुकला जो थी वो थोड़ी थोड़ी उसमें कम कार्य होने लग गया। रेफ्स अधिक छोटे बनने लगे, स्तंभ अधिक सादे हो गए, जिसमें केवल पुष्पों तथा स्तंभों के अलंकरण शेष रह गए। फ्रेंच गॉथिक वास्तु का प्रभाव सीरिया, साइप्रस, निम्न देश, न्यूजीलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इटली आदि पर भी पड़ा। उसे उच्च गॉथिक कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि सभी अलंकरण ऊर्ध्वलय यानी कि वर्टिकल रिदम में बनाए गए, अतः इन्हें पुलंबन यानी कि इंग्लिश में परपेंडिकुलर फेस भी इनको कहा गया। अब इसका नेक्स्ट इसका टॉपिक है मूर्ति शिल्प। गॉथिक मूर्ति शिल्प में इन्होंने प्राचीन अलंकारिक परंपराओं से मुक्त होकर कार्य किया। इन्होंने प्रकृति की अनुकृति करी, जिसमें वानस्पतिक रूपों का इन्होंने उत्सुकतापूर्ण चित्रण किया एवं पूर्ण तथा पूर्वाग्रह रहित दृष्टि से निरीक्षण किया। इसके कुछ उदाहरण है संत जयराम का विद्वान और संत थियोडोर एक युवा वीर, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ गॉथिक मूर्ति शिल्प के हैं। इस युग में मूर्ति संयोजन सरल हुए, मानवीय भावना के कारण अभिप्राय में सरलता एवं निश्चितता आई। पूर्वी पशुओं, दैत्यों, बर्बर रूपों आदि को छोड़ दिया गया एवं कुछ मानक विषय भी निर्धारित हुए, जैसे शिशु ईशा, कुमारी का अभिनंदन, भव्य रूप में ईशा, पाप पर विजय, ऋतुचर्या, राशियां, दर्शन तथा धर्मशास्त्र आदि। गॉथिक शिल्प में तकनीकी दृष्टि से पर्याप्त कुशलता थी। आकृतियों की मुद्राओं एवं भावों की व्यंजक क्षमता में वृद्धि की गई। फ्रांस की मूर्ति शिल्प की बात करें तो आरंभिक में गॉथिक मूर्तियों में रोमनस्क तत्व दिखाई देता था। स्तंभ प्रतिमाएं भी बनती थी। 13वीं सदी के उपासना गृह में पेरिस के नेत्रदाम, आमीन्स तथा रीम्स कैथेड्रल आदि प्रसिद्ध थे। इसमें कुमारी का अंकन अत्यंत कोमल भाव से किया गया और 14वीं से 15वीं सदी में पूर्वी देशों की रहस्यात्मक भावना के प्रभाव से वर्णनात्मक तथा चित्रमयता बढ़ी और उपासना मूलक एकाकी समूह प्रतिमाओं की संख्या भी इस वक्त बढ़ी है। विपरीत बरगंडी क्षेत्र में अनुपातों की शुद्धता तथा सशक्त यथात्मकता महत्व था और शेष क्षेत्रों में रीम्स की परंपरा का निर्वाह होता रहा, यानी कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में चित्रकार मूर्ति शिल्प बनाए गए। एवं स्विट्जरलैंड तथा निम्न देशों में आरंभ में जर्मन रोमन अंक प्रभाव था। तत्पश्चात रीम्स और चौरस में क्षेत्रियों ने कार्य किया। स्विट्जरलैंड तथा निम्न देशों में आरंभ में जर्मनी रोमनस्क का प्रभाव था। तत्पश्चात रीम्स तथा चौरस ने दीक्षित शिल्पियों ने काम किया, तथापि प्राचीन परंपराओं का पूर्णतः परित्याग नहीं हुआ। कुल मिलाकर समस्त कार्य में फ्रेंच प्रभाव रहा और फ्रेंच कला के आदर्शों पर आकृतियां बनाई जाती थी तथा उपासना मूलक कृतियों का सृजन यहाँ पे हुआ। अब देखते हैं स्पेन तथा पुर्तगाल में मूर्ति शिल्प। यहाँ पे भी फ्रेंच गॉथिक ने प्रभावित किया था। इसमें अभिव्यंजनावाद में यथार्थवाद की प्रवृत्ति थी एवं 14वीं सदी में टोलेडो का स्कूल आरंभ हुआ जो इटालियन परंपराओं से प्रेरित था, तथापि सौंदर्य, परिष्कार, सुरुचि, आदर्शिक शैली तथा सूक्ष्म कार्य में रुचि दिखाई गई। 1435 में टोलेडो स्कूल में कुछ फ्लेशमैन शिल्पी आ मिले जिन्होंने अनेक उपासना स्थलों हेतु वैभवशाली प्रतिमाओं का निर्माण किया एवं 15वीं सदी में यहाँ बरगंडी का प्रभाव आया। हर स्थान पे कहीं ना कहीं का प्रभाव मूर्ति शिल्प में देखने को मिला है। तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में गॉथिक शैली में वृत्ताकार पुतले बहुत मिले जो तत्कालीन कला अभिरुचि के सूचक थे। उत्तरी फ्रांस से प्रेरणा लेते हुए भी स्तंभ प्रतिमाओं का यहाँ अभाव रहा। फिर 13वीं सदी में हेनरी तृतीय के संरक्षण में मुस्कुराते हुए देवदूतों, सामाजिक विषयों, भयंकर पशुओं तथा प्राचीन अभिप्रायों का निरूपण किया गया। रंगीन अल्बास्टर शिल्प इंग्लिश कला की भी विशेष देन है।
इसके बड़े आकार की मूर्तियां बहुत लोकप्रिय और ये अन्य स्थानों को भी भेजी गई। इसके छोटे छोटे पैनल भी निर्मित किए गए। इनमें वस्त्रों, आंखों, बालों और पृष्ठभूमि में ही रंग लगाए जाते थे। 14वीं सदी के नॉटिंघम सिटी म्यूजियम में मैडोना इनका एक सुंदर उदाहरण है। एवं 15वीं सदी में अल्बास्टर प्रतिमाओं का चरम उत्पादन यहाँ पे हुआ। फिर हम जर्मनी तथा मध्य यूरोप को देखें। यहाँ रोमनस्क शैली के समन्वय में 13वीं सदी के परिपक्व गौथिक शैली का आरंभ हुआ, यानी कि यहीं पर ही गौथिक शैली का परिपक्व यानी कि एक विकसित रूप देखने को मिला। 1220 से 1225 में के मध्य यहाँ के चर्च में चार्टर्स के शिल्पी ने कार्य किया, जिसकी छरहरी आकृतियां, बारीक बारीक सुकड़ों वाले वस्त्र पर्याप्त शोभाशील थे। यहाँ रीम्स की शिल्पियों ने भी कई उपासना गृहों में कार्य किया। फिर 14वीं सदी में आकृतियों में भारीपन आया, उनमें ऊर्ध्व लंबाई का प्रभाव बढ़ा और खड़ी रेखाओं आदि के संयोजन में किंचित अमूर्तता आई। एवं वस्तुओं की ऊर्ध्व गति सलवटों में शरीर पूर्णतः छिप गया। फिर भी कहीं कहीं कोमल प्रभाव भी दिखते थे और उपासना मूलक शिल्प में अधिक रेखात्मकता नहीं है, गतिशीलता भी पर्याप्त है। फिर भी मूर्तियों में व्यक्तिगत लक्षणों का अभाव है। एक व्यक्ति की मूर्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति की मूर्ति के हाथ एवं एक के पैर से दूसरे के पैर में मूर्तियों में कोई अंतर नहीं दिखता था। यानी कि अगर दो मूर्तियां बनाई है तो उन दोनों के हाथ में कोई अंतर नहीं दिखता था, दोनों एक समान दिखते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है। इसी प्रकार की मूर्तियां शासक वर्ग तथा पुजारियों आदि की भी बनी। व्यक्ति प्रतिमाओं के अधिकाधिक निर्माण के आरंभ होने और इसमें एक नई दृष्टि के कारण गौथिक युग का अंत और पुनरुत्थान युग का आरंभ हुआ। जब इसमें व्यक्ति प्रतिमाओं का बहुत अधिक ज्यादा निर्माण होने लग गया तो इसने एक नया रूप लिया, जिसे इसको गौथिक का अंत और पुनरुत्थान युग का प्रारंभ भी माना गया। एवं इटली में देखा जाए तो यहाँ के शिल्प में 13वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रेंच गौथिक का प्रभाव स्वीकार किया गया। पीसा के प्रवचन कक्ष में, पुलपिट में भवन रोमनस्क तथा परंतु स्तंभों तथा मेहराबों में आरंभिक गौथिक फ्रेंच का प्रभाव है। यानी कि दो शैलियों का यहाँ मिक्स किया गया है। भवन जो है रोमनस्क शैली जैसे दिखता है और स्तंभ गौथिक, फ्रेंच गौथिक। अधिकांश प्रतिमाओं में बेंजेंटाइन की रूढ़ियां भी दिखती हैं। कुछ आकृतियों में रीम्स का प्रभाव भी है तथा शास्त्रीय गौथिक तथा सीनिया की परंपराओं का समन्वय भी है। इटली में अधिक वेरिएशन देखने को मिला है। जियोवानी पिसानो इस समय का प्रसिद्ध शिल्पी था। उनकी मूर्तियों में वर्तुलता का समग्र सूक्ष्म संयोजन और इससे उन्होंने आकृतियों में के आकर्षण से भी ध्यान हटाने का प्रयत्न किया। उसके परिवर्ती काल में ऊर्ध्व प्रभाव यानी कि वर्टिलिटी अधिक है। एक अन्य शिल्पी जियोवानी द बारसूडियो, जिनका टाइम पीरियड है 1290 से 1350 में, इन्होंने पिसानो की अवधि में कार्य की अनुकृति की। बाद में उनकी कला में और परिष्कार आया। बोनिनो द कैंपियन ने बाल दूसियों की प्रवृत्ति शैलियों में कार्य किया। पीसा के कैथेड्रल हेनरी स्तंभ के स्मारक में भी कार्य करने वाले शिल्पी पिनो दी कामियानो तथा अन्य समकालीन कई कलाकारों का काम भी प्रभावशील था, जिसमें अनिद्रा पिसानो उल्लेखनीय है। और जो अनिद्रा और कैनो चित्रकार के साथ साथ मूर्ति शिल्प भी थे। और इस समय पे क्या था, चित्रों को ही मूर्ति शिल्प में बदलने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। नेक्स्ट है चित्रकला। फ्रांस में यहाँ की गौथिक कला में ऐतिहासिक विषयों के अतिरिक्त सेंट लुई का जीवन चरित्र, शिशु कब्रिस्तान में बने मृत्यु का नृत्य, सेंट मैरीटाइम में बने ईशा के बाल जीवन के चित्र, साथ में अंकित नरक के दृश्य तथा अन्य स्थानों पर बने कुमारी के जीवन, सिंहासनासीन ईसा, सूली, संतों का बलिदान, एंड्रयू आदि की
गाथाओं, कुमारी का अभिषेक तथा समकालीन सम्राटों एवं ईसा पादरियों आदि के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर अंगूर लताएं तथा गोल पदकों के अलंकारिक आलेखन चित्रित किए गए हैं। फ्रांस की कला पर हॉलैंड, फ्लांडर्स तथा बेल्जियम आदि के कला का प्रभाव भी पड़ा है। सामान्यतः फ्रांसीसी गॉथिक कला की आकृतियों में भारीपन नहीं था, रेखाएं कोमल तथा प्रभावपूर्ण है एवं इस शैली के अतिरिक्त अनेक चित्रों में रंगीन कांच का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे शिशु ईशा के जीवन चरित्र तथा नरक के चित्रों में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पुस्तक चित्रण, फ्रांस का पुस्तक चित्रण, क्योंकि फ्रांस से ही गॉथिक कला की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे अनेक कार्य भी हुए हैं। फ्रांस में गॉथिक पुस्तक चित्रण कला रंगीन कांच की कला से प्रभावित थी, किंतु चित्रों के चारों ओर हास्यों में मनुष्यों, राक्षसों, पशु पक्षियों तथा आखिर दृश्यों का अंकन किया जाता था। इन पर इंग्लिश कला का प्रभाव माना जाता है। फ्रांस में पुस्तक सज्जा के क्षेत्र में बरगंडी तथा बैरी के ग्रीक शासकों के संरक्षण में विशेष कार्य हुआ। बरगंडी में जा मैलुलय तथा ऑनरी बेलकोस और बैरी में आंद्रे बी नेव्यू, लिम्बर्स परिवार एवं जिया फूके विशेष प्रसिद्ध चित्रकार थे। लिम्बर्स चित्रकारों ने वर्ष के महीनों का चित्रण किया था। अगर पूछा जाए कि किसने वर्ष के महीनों का चित्रण किया था, तो वह लिम्बर्स, जिसमें प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया गया था। साथ ही तत्कालीन सामाजिक जीवन एवं परिस्थितियों का भी सुंदर चित्रण किया गया था एवं दृश्य चित्रण कला को इन पुस्तकों में चित्रण के लिए दृश्य चित्रकला से ही पुस्तक चित्रण के लिए प्रेरणा भी ली गई थी। एवं रस्किन के मतानुसार पोल द लिम्बर्स प्रथम चित्रकार था जिसने सूर्य को आकाश में ठीक तरह से स्थान दिया था। एवं फूके को पहला महान फ्रांसीसी चित्रकार कहा गया। उनकी आकृतियां 15वीं शती की बरगंडी की आधुनिक वेशभूषा पहने हैं। उसके कुछ व्यक्ति चित्र भी अच्छे बन पड़े थे, जैसे उनमें से एक मदिरा का गिलास लिए हुए व्यक्ति, एटिन शिवेलिए, प्रियतमा के साथ चार्ल्स सप्तम, और भी कुछ हैं। इस प्रकार फूके लघु चित्रों के साथ साथ पुस्तकों के सज्जाकरण एवं उत्तर व्यक्ति चित्रकार भी के रूप में भी सामने आए। एवं फ्रांस में रंजित कांच का क्या रोल था? फ्रांस में रंजित कांच के प्राचीनतम नमूने 8वीं सदी के एस्ने के कब्रिस्तान में एक दरवाजे में लगे हुए कांच है। इसके अतिरिक्त सेंट डेनी के चर्च में रंजित कांच ही सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। इसका पेरिस के नोत्र दाम से सीधा संबंध है। चार्ट्रेस कैथेड्रल के पश्चिमी द्वार की अद्भुत सौंदर्य वाली खिड़कियां भी इसी से संबंधित हैं। मध्य 12वीं शती के एंजर्स के रंजित कांचों के बादाम के समान लंबे चेहरे एवं अलंकृत बॉर्डर आदि कैलितक कला में कैरोलिंजियन आंदोलन के मध्य से गॉथिक कला में आए थे। 13वीं सदी में विशाल खिड़कियों ने भित्ति चित्रण की ओर बाद में फिर भित्ति चित्रण को छोटा कर दिया। इस समय के चित्रों को सौर टेपेस्ट्री कहा गया। बात हो रही रंजित कांच और फ्रांस से रिलेटेड है ये। इसमें सुनहरी कथा, बाइबल के गीत, इतिहास एवं कला कौशल आदि विषयों का चित्रण हुआ एवं गॉथिक युग में रंजित कांच की कला का पर्याप्त विकास भी हुआ था। और फ्रांस में रंजित कांच का कार्य मुख्य रूप से रेम्स नगर के सेंट रेमी, चॉर्ट्रेस, बुर्जेस, पेरिस के सेंटे चैपल आदि में हुआ था। अब फ्रांस में गॉथिक चित्रकारों में थे जॉन प्यूलिस, जॉन द ऑलियंस, एटिन लैंगलियर, कोलार्ड द लाओन, निकोला फ्रोमेंट, जॉन बैलेगेम्स, जेरॉड डेविड, क्वेंटिन मैसी, जॉन फूके, एंजर्स जॉन बुडिसन एवं मास्टर ऑफ द
मॉलिन्स तथा होनोर, ये सब कहते हैं प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे। एंड जब पुलिस 13वीं सदी के अंत तक 14वीं सदी के आरंभ तक के कलाकार थे और इनने फ्रांस की कला की मौलिकता तथा उत्तमता में विशेष वृद्धि करी। और जो जान फूके थे वो फ्रांस की परंपरागत स्मारकीय शैली के चित्रकार थे। इनकी आकृतियों में पाषाण प्रतिमाओं जैसे ठोसपन, स्थिरता और शक्ति थी। अब फ्रांस में स्विट्जरलैंड में गॉथिक शैली का क्या रोल था वो देखते हैं हम। यहाँ की कला प्राय फ्रांस से प्रभावित थी और इसके कुछ ही उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि है एंटवर्प तथा एम्स्टर्डम, लोम्बार्डी, वॉल्टेंसबर्ग, बर्न आदि स्थानों पे सुरक्षित हैं, जिसमें भित्ति चित्रों, पैनलों, रंजित कांच तथा पुस्तक चित्रों के रूप में यहाँ पे गॉथिक शैली की कलाकृतियां सुरक्षित है। इसमें ईसा के जीवन, संत जॉन, स्टीफेन, पीटर, पॉल तथा धर्म पर बलिदान हो जाने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र एवं चित्र अंकित किए गए हैं। पुस्तक सज्जा में पुष्पों, लताओं, मनुष्यों आदि के अलंकरण का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के चित्रकारों में मास्टर ऑफ द वॉल्टेंसबर्ग तथा कोनार्ड विस्ट प्रमुख थे। स्पेन की अगर बात करें तो यहाँ पे गॉथिक कला का इतिहास प्राय 1275 से 1525 के मध्य तक विस्तृत रहा। यहाँ पे कैसाइल, वॉलेसिना, बर्गोस, टोलेडो, ग्रानादा, तेरुल, बार्सिलोना, एंडालुसिया, मेलोरका, एरागन आदि में यहाँ गॉथिक के उदाहरण जो है सुरक्षित है। यहाँ की कला में भी ईसाई धर्म से संबंधित तथा संरक्षकों एवं राज परिवारों के चित्र अंकित किए गए हैं। वो भी मध्यकालीन चित्र है, उसमें ईसाई धर्म के ही अधिक चित्र बने हुए हैं। स्पेन में रंगीत कला पर आरंभ से ही फ्रेंच प्रभाव रहा। इस कला की आकृतियां धार्मिक प्रतीकता लिए हुए हैं। कुछ कलाकार ने श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा चित्रण हेतु बनाए गए रेखांकन के अनुकूलता पर रंजित कांच से के चित्र निर्मित किए गए हैं। लियोन, एविला तथा टोलेडो के ईसाई धार्मिक भवनों की रंजित कांच की कला से स्पेन में विशेष प्रसिद्धि रही थी। एवं पुस्तक चित्रण में कोमल रंग योजना का प्रयोग हुआ। स्पेन के गॉथिक शैली के चित्रकारों में जुआन ओलिवर, रग द आर्ताजोना, मास्टर ऑफ ओलाइट, लुई बरोसा, बर्नोडो मार्टोरल, निकोला फ्लोरेंटिनो, निकोला फ्रांसिस, लुई डाल्मो तथा बार्टोलोम बर्जियो के नाम प्रमुख हैं। इन आर्टिस्ट के नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़े टफ है, लेकिन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, तो इससे हमें इनके नेम से फेमिलियर होना भी बहुत जरूरी है। एंड फ्लेसमिन कलाकार जॉन वॉक आइक भी 428 ईस्वी में स्पेन आए थे और इनकी शैली का भी स्पेन की कला पर प्रभाव भी पड़ा था। अब मध्य यूरोपीय देश की बात करें तो इन देशों में गॉथिक प्रभाव 14वीं सदी के आरंभ में ही व्यापक हो सका था तथा बाइजेंटाइन तथा रोमनस के शैलियों का प्रचलन यहाँ पे बहुत रहा था। इस कला के प्रधान केंद्र जर्मनी में कोलोन, ऑस्ट्रिया में वियना और चेकोस्लोवाकिया में प्राग तथा बोहेमिया तथा सॉल्जबर्ग में बावेरिया, आइसेलेशिया, पोलैंड, पूर्वी एशिया आदि देश आदि थे। लगभग इन सभी देशों की कला आपस में प्रभावित थी, एक दूसरे से ये प्रभावित हैं एवं इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी की कला से भी ये लोग प्रभावित थे। इस क्षेत्र में बोहेमियन कलाकार मास्टर ऑफ द ट्रेबन हैम्बर्स का चित्रकार मास्टर टॉमस विशेष प्रसिद्ध हो गए थे। मध्य यूरोपीय देशों की कला प्राय रेखा प्रधान रही थी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। यहाँ पर ईसाई धर्म तथा संरक्षकों, पादरियों, राज परिवारों एवं जनजीवन से विषय से संबंधित चित्र बने। विंचेस्टर चैपल, वेस्ट
मिस्टर एबी सेंट फेथ चैपल, सेंट स्टीफन चैपल आदि भवनों की दीवार पर भित्ति चित्रण अंकित है। इनकी शैली पर इटली और विशेष रूप से डुचिचियो तथा बोहेमिया की कला का प्रभाव पड़ा। यहाँ बहुत कम आकृतियां बची हुई है, जिसमें विंचेस्टर में अंकित मैडोना तथा शिशु का एक चित्र लाजवर्दी की पृष्ठभूमि पर गुलाबी, पीले, लाल, हरे तथा रंजक रंगों द्वारा अत्यंत आकर्षण रूप से बनाया गया है। इंग्लैंड में रंजित कांच की एक विशेष चित्रण पद्धति प्रचलित थी, जिसमें परिवर्तन का श्रेय संत डैनी को जाता है। इस पद्धति में अलंकारिकता आकृतियों के मध्य रंजित कांच की पट्टियां जड़ दी जाती थी। यह टाइलों जैसा प्रभाव उत्पन्न करती थी, जो टाइल्स हम यूज करते हैं उसी से संबंधित है। और इंग्लैंड के कैंटरबरी तथा लिंकन उपासना गृह में तथा यॉर्क न्यूचेस्टर के कैथेड्रल में आरंभ हुआ था यह कार्य। आरंभ में यहाँ ज्यामितीय रूपों तथा अलंकारिक फूल पत्तियों का चित्रण बहुत हुआ था। और फिर आगे चलकर टूडर शासन काल में इंग्लैंड में गौथिक कला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। और इंग्लैंड की अगर पुस्तक चित्रण कला की बात करें तो यहाँ 13वीं शती में हेनरी तृतीय के समय पर एक विशेष शैली प्रचलित हुई, जिसे दरबारी शैली कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन संरक्षकों, अमीरों तथा दरबारियों आदि के द्वारा ही इस शैली को प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें हास्यों की सजावट को भी महत्व दिया गया। इस समय इस पर फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इटली का प्रभाव भी पड़ा। संतों के जीवन की गाथा, धार्मिक गीत तथा कोरस, प्रार्थनाओं आदि के साथ इन पुस्तकों में सुंदर पुष्पों के पौधे स्थान स्थान पर चित्रित किए गए। अक्षरों के बीच बीच में विचित्र पशु आकृतियां बनाई गई। सुनहरी पृष्ठभूमियों पर नीले, कमानी, दाना तथा हरे रंगों से कार्य किया गया, जो रंगीन कांच के समान ही दमकता था। तो इंग्लैंड में भी पुस्तक चित्रण पे काफी अच्छा कार्य किया गया है। अगर इटली की हम बात करें तो यहाँ पे गौथिक की कला में भी ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट गाथाओं का चित्रण होता था। यह यहूदियों एवं ईसा के जन्म से संबंधित ग्रंथ है। एवं आरंभ में तो कला पर धर्म का कठोर अनुशासन था, किंतु कलाकारों द्वारा अपने संग बना लेने के उपरांत कला पूर्ण रूप से यहाँ पे स्वतंत्र हो गई। यहाँ के प्रसिद्ध भित्ति चित्र असीसी के सेंट फ्रांसिस्को तथा सेंट पीटर, पाटुआ में एरिना चैपल, फ्लोरेंस में सेंट क्रोचे, उफीजी, मैरिया नोवेला, सेंट मार्को का कॉन्टेवेंट, सिएना का टाउन हॉल, नेपल्स का पीसा, ब्रिमिया, रोम, बोलोना तथा वेनिस आदि स्थानों के चर्चों तथा उपासना गृह एवं अन्य धार्मिक भवनों पर चित्रांकित किए गए थे। इटली की कला में इस युग के परिप्रेक्ष्य तथा गहराई देने का बहुत ज्यादा कार्य हुआ था। अब तक आकाश पर सुनहरा बनता था, अब वहां नीले रंग से बनना जाने लगा। चित्रों में स्वाभाविकता, सहजता, दृष्टिगत यथार्थवाद का समावेश हुआ। इटली की गौथिक शैली के प्रमुख चित्रकार सीमाबुए एवं जियोतो, अनिद्रा आर्केनी यह सब थे। एवं इन्होंने बाद में इन्होंने पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि पर कार्य करने वाले महत्वपूर्ण कलाकार भी इनको माना जाता है। तो आगे हम प्रमुख चित्रकारों के विषय में जानेंगे, जो कि है फ्लोरेंस के चित्रकार सीमाबुए। तो जो सीमाबुए हैं, ये इनका टाइम पीरियड है 1240 से 1302 ईस्वी। इटली में बेंजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाले ये पहले चित्रकार सीमाबुए थे और इन्होंने फ्लोरेंटाइन स्कूल के ये प्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। इटली के चित्रकला का इन्हें पिता भी कहा गया है। इनकी एकमात्र प्रमाणित कृति है पीसा के उपासना गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र, जिसे इन्होंने 1302 ईस्वी में पूर्ण किया था। और इनको लिए माना जाता है कि इन्होंने मौलिकता अपने चित्रों में मौलिकता दर्शाई एवं रूढ़ियों का बहिष्कार किया।
और बहुत से लोग सीमा बुए की प्रसिद्धि का कारण मानते हैं। जो विख्यात कवि थे दांते, उन्होंने इनका उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा बुए समझते हैं कि कला के क्षेत्र में वही सबसे आगे है, किंतु जियोटो ने उसका स्थान ले लिया है। अक्सर कथन भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सीमा बुए थे, या आकृतियों को जो थे मतलब स्वाभाविक रूप से बनाने की चेष्टा करते थे। और असीसी, ये एक जगह का नाम है, यहीं से ही इटली में गॉथिक शैली का आरंभ माना जाता है। और सीमा बुए के साथ साथ डुटिचियो की भी आरंभिक कला शिक्षा असीसी से ही हुई थी। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ वैसे भी ज्ञात नहीं है। तो फिर आगे जाके हम देखते हैं कि सीमा बुए के पश्चात इटली की कला में वास्तविक गहराई तथा उभार और परिप्रेक्ष्य का जो प्रभाव दिखाया है वो कार्य किया था जियोटो ने। आर्टिस्ट ऑफ फ्लोरेंस के जियोटो। तो जियोटो का टाइम पीरियड है 1266 से 1337 तक, या फिर 1276 तक। 2 डेट इसमें लिखी गई है। 1337 वाला इम्पोर्टेंट है। तो जियोटो के बारे में कहा जाता है कि अपने पिता की भेड़ों को देखभाल करते थे और उनके साथ वहां जाके भेड़ का चित्रण बनाते थे। तो फिर ऐसे चित्रण करते हुए इनको सीमा बुए ने देखा, और फिर सीमा बुए जो थे उनके पिता से उन्होंने आज्ञा लिया, और उसके बाद वो जियोटो को अपने साथ ले गए और उन्होंने सीमा बुए ने जियोटो को अपना शिष्य बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने किया, असीसी के उपासना गृह में कार्य करते समय सीमा बुए ने उसे एक भित्ति पर संत फ्रांसिसी का जीवन चरित्र करने को कहा। वहां उसने जिस शैली से कार्य किया, उसने उसे रस्किन के शब्दों में परंपरा, आदर्शवाद, औपचारिक नियमबद्धता को छोड़कर प्रकृतिवादी साहसी कलाकार कहा। तो ये फ्लोरेंस के एक महान और प्रसिद्ध कलाकार थे। इटालियन कला के स्वरूप को परिवर्तित कर इन्होंने सुस्थिर करने का सफल प्रयास किया। और जियोटो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र पटुआ के एरिना चैपल की भित्ति चित्र पर अंकित है। इनके 2 चित्र हैं, जिसमें कुमारी का जन्म, ईसा का जन्म, ये 2 चित्र बने हुए हैं। और ये भित्ति चित्रकार और वास्तुशिल्पी थे। इनके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं, बेवलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस तथा हेरोडोटस बर्थडे फेस्ट। इस चित्र को पैनल पर टेम्परा और स्वर्ण माध्यम से बनाया गया है। और जो जियोटो की रंग योजना थी वो सीमा बुए से अधिक समृद्ध थी। और इनको 1334 ईस्वी में कैथेड्रल के निर्माण का प्रधान वास्तुशिल्पी बना दिया गया था। फ्लोरेंस में इनने 2 भवन आरंभ किए, कैथेड्रल का पश्चिमी पूर्व भाग तथा निकट स्थित टावर तो आज भी सुरक्षित है। 8 जनवरी 1337 को जियोटो की मृत्यु हो गई। एवं कला के प्रशंसकों तथा आलोचक जो होते हैं उसकी उन्होंने बहुत सराहना की। एवं 15वीं सदी के कला संरक्षक थे जो डेमिसी लोरेंजो ने जियोटो की समाधि पर निम्न पंक्ति लिखी, देखो मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ में सब कुछ संभव है, जिसके द्वारा मृत कला को नया जीवन मिला। कला और प्रकृति एकाकार हो गए क्योंकि मैं जियोटो हूँ। ये लाइन लिखी थी डेमिसी लोरेंजो ने। एवं वहीं पर श्री रॉबर्ट गोल्ड वाटर, इनका कथन है कि जियोटो ने चित्रकला को यूनानी परंपरा से हटकर लैटिन स्वरूप प्रदान किया और उसे आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया। उसने पहले के सभी जो आचार्यों से अधिक दक्षता प्राप्त की। जियोटो का प्रमुख शिष्य गैडडी था। और फ्लोरेंस की कला पर सीमा बुए तथा जियोटो का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और आगे चल के अनेक कलाकारों ने इन्हीं का ही अनुकरण किया। तो नेक्स्ट आर्टिस्ट है अनिद्रा ऑर्गेना। 1308 से 1369 ईस्वी तक ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार एवं काव्य कला में निपुण थे। इनके चित्र है कुमारी का सिंहासनारोहण नेशनल गैलरी लंदन में है।
मॉर्किना ने जियोटो के यथार्थवादी पक्ष को विकसित न करके मनोविज्ञानी पक्ष को परिष्कृत करने का प्रयत्न किया। इनके एग्जाम्पल है फ्लोरेंस स्थित सेंट मोरिया नोवेला के स्ट्रोजी चैपल में अंकित विशाल भित्ति चित्र। वह सच्चाई और सरलता का पक्षपाती था। हम उसके चित्रों में भावों की व्यंजना से प्रभावित होते हैं। 1369 में इनका रोगग्रस्त हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है सिएना के चित्रकार। इसमें है डुचियो का टाइम पीरियड है 1255 से 1318 ईस्वी। सिएना के चित्रकला का इनको पिता कहा जाता है। फ्लोरेंस के सांता, कहीं पे सटा कहीं पे सांता लिखा है, सांता मारिया नोवेला में के एक चर्च हेतु उसने मैडोना का एक विशाल चित्र अंकित किया था। इसके पश्चात सिएना में जो कलाकार हुए उनमें कोई भी डुचियो की अलंकारिता की क्षमता नहीं कर सका। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं द कॉलिंग ऑफ द स्पॉटलेस पीटर एंड एंड्रयू, दूसरा है मेस्टर, थर्ड है वर्जिन एंड चाइल्ड एंथ्रोन्ड, फोर्थ है द मैरी ऑफ एट द टॉम्ब। और अगली पीढ़ी के कलाकार में साइमन मार्टिनी तथा लॉरेन जित्ती पर डुचियो का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है साइमन मार्टिनी 1284 से 1344 ईस्वी। ये डुचियो के शिष्य थे और 1328 ईस्वी में सिएना के टाउन हॉल के लिए इन्होंने घुड़सवार का एक व्यक्ति चित्र बनाया था। इनका एक चित्र उद्घोषणा जो कि उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में है। और 1339 ईस्वी में रोम से निष्कासित पोप ने उन्हें फ्रांस में आमंत्रित किया और वहीं पर कार्य करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी विशेषता थी रेखांकन और शीघ्रता। उनकी ऐसी विशेषता थी जिसे आगे चलकर अनुकरण करते रहे लोग। और भी कई आर्टिस्ट थे। बाद में फिर गॉथिक ने ही अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक का रूप लिया। इससे तात्पर्य यह नहीं कि मतलब गॉथिक कोई एक नई शैली नहीं थी। गॉथिक से तात्पर्य, अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक से तात्पर्य ऐसा था कि सभी मतलब एक सा दृष्टिकोण लेके एक समान ही कार्य करते थे और एक से कार्य होने लग गए, तो इसे ही अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक कहा गया। सभी स्थानों पर एक जैसा कार्य विकसित हो गया था और कुछ सामान्य विशेषताएं थी जिसमें समस्त कलाकृतियों में एक जैसी दिखाने लग गई थी। उदाहरण के लिए पेरिस के प्राग तथा मिलान के फ्रांस के चेकोस्लोवाकिया और इटली की आकृतियों में सुरुचि, उदब, कायदा, अनुत्तेजक मुद्राएं हैं तथा अलंकृत परिधान मिलते थे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चार्टर्स गिरजाघर को 1979 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया और गॉथिक कला का उच्च बिंदु कहा। और पेरिस के उत्तर में स्थित एमिन्स रेम्स गिरजाघर गॉथिक शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। और नेक्स्ट है गॉथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप रेम्स के गिरजाघर में पाया गया जो कि फ्रांस में स्थित है। और 13वीं शताब्दी में 1225 ईस्वी तक गॉथिक शैली में अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली हो चुकी थी। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, नेट के एग्जाम की दृष्टि से और जीआरएफ की अगर सिलेबस की बात करें तो ये अंदर के क्वेश्चन पूछता है और बहुत अंदर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक में काम आ जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।